अच्छा जी। ओके भैया आ जाओ। करते हैं यार, यहीं से करते हैं, देखो फंसेंगे। 2000। अच्छा जी, आओ जरा ये रीड कर लो। तुमसे कह रहा है कि वेव जनरेटर एट पॉइंट एक्स एंड वाई प्रोड्यूस वाटर वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ। सही है, सेम वेवलेंथ का मतलब तुम्हें ये पता चल गया। तुम्हें पास स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? ओके। सो तुम्हें ये पता चल गया कि भाई वाटर वेव है, वेवलेंथ सेम है, कोहेरेंसी आ गई। तो एट पॉइंट जेड द वेव फ्रॉम एक्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड एज अ वेव फ्रॉम वाई। सही है, एट पॉइंट एक्स। सही है, यहाँ पे उसने क्या बता दिया, एट पॉइंट जेड द वेव फ्रॉम एक्स एंड द वेव फ्रॉम एक्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड एज अ वेव फ्रॉम वाई। सही है। तो ये जो पॉइंट जेड है, यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, पता चल रहा है? क्वेश्चन के अंदर पता चल रहा है? यस। क्या क्वेश्चन के अंदर पता चल रहा है ये बात? At point Z, the wave from X have the same amplitude. At point Z, the wave from the X have the same amplitude at the wave as the wave from the Y. Okay. Distance XZ and X and YZ are shown. सही है. When the wave generator operate in phase. In phase हो गया. In phase का मतलब है फॉर्मूला उठा के लगा दो, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू तो एन मतलब वो लैम्डा। डेसिमल्स में नहीं है, इस वजह से आप कह रहे हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव हो रही है। क्या चीज? मतलब ये 34 पॉइंट समथिंग नहीं है, नहीं माइनस नहीं नहीं होके नहीं होल नहीं नहीं नंबर नहीं, ही वैसे आएगा। नहीं। फिर बच्चे वो फिर तो एन एन की वैल्यू ना, एन की वैल्यू अगर डेसिमल में होगी तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होगी ना। समझ रहे हो? तो जी भाई जी जी देखो, जी, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव कैसे बोल रहे हैं, दोबारा बताएं। देखो देखो। सबसे पहले उसने कहा, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि वेव जनरेटेड एट पॉइंट एक्स पॉइंट वाई प्रोड्यूसेस वाटर वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ। देखो सेम वेवलेंथ से हमें पता चल गया कि भाई दो वेव कोहेरेंट है। सही है। पहली चीज। उसने कहा कि देन एट पॉइंट जेड। अच्छा, एक जनरेटर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक जनरेटर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका मतलब है जनरेटर यहाँ से वेव जनरेट करेगा जेड की तरफ, ये यहाँ से वेव जनरेट करेगा जेड की तरफ, ऐसे ही होगा। अब at point z the wave from x have the same amplitude as the wave from y। इससे मुझे पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके। सही हो गया। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जहां पे मीटिंग या इंटरफेयरिंग पॉइंट होता है वहां पे दोनों वेव के जो है ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होते हैं। क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है आशीष? जी सर। सही जी हो जी। गया, ये कॉन्सेप्ट है। सही है। अच्छा जी। अब ये हमारे पास बात हो गई, सही है। अब इस वजह से क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और क्योंकि हमें आउटपुट और इनपुट दोनों पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इन फेज लगा है, इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ओके। अब इसके अंदर पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 24 और 36 - 24। सही है, इज इक्वल टू और थर्टी एन। फोर है। 34 है, 34 है। 34 - 24 हो गया, सो 10 आ गया। सही, इज इक्वल टू एन लैम्डा। सही है। अच्छा जी। अब यहाँ पे, अच्छा खैर इन्होंने आगे भी कुछ कहा है। व्हेन द वेव जनरेटर ऑपरेट इन फेज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। अच्छा अबे यार, एक तो जी, इनमें बड़े मसाइल हैं। अच्छे भला क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास, पहले इन्होंने जो है ना यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई इन फेज जनरेशन है। सही है। और अब इन्होंने कहा व्हेन द वेव जनरेटर ऑपरेट इन फेज। सही है, पहले इन्होंने ये बात की द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन एट जेड इज इक्वल टू जीरो। सही है। तो खैर इन्होंने कहा कि भाई नहीं जीरो है, यहाँ पे इन्होंने उस चीज़ को चेंज कर दिया, यानी एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है। सही है, क्योंकि यहाँ पे जीरो पर, यहाँ पे जीरो इन्होंने लिख दिया है। सही है। सही हो गया। अच्छा फाइन। अच्छा फिर उस केस के अंदर इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये जो है ना एट पॉइंट जेड द वेव फ्रॉम एक्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड एज द वेव फ्रॉम वाई। सही है। सो सेम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि एक पॉजिटिव के अंदर होगा, एक नेगेटिव के अंदर होगा, दोनों सेम एम्पलीट्यूड होके कैंसिल आउट हो रहे होंगे। सही है। क्योंकि जो है जेड पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रही है। अब जब तुम्हें जेड पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रही है और उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि जेड पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो अब तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, अब तुम फॉर्मूला यूज कर लोगे एन
प्लस 1/2 लैम्डा का। सेट हो गया? सही हो गया? क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में लगाएं, ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इससे, कि हमारे पास जो है ना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 34 - 24, 10 बन जाएगा। सही है। और n प्लस 1/2 और लैम्डा। सही है। अच्छा जी, अब ज़रा इसमें जो है ये तो आप ट्रायल एंड एरर करके चेक कर लो। सही है, कि तुम्हारे पास जो है ना कौन सा आंसर इसमें सही आ सकता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है इस पूरे की वैल्यू जो आनी चाहिए वो तुम्हारे पास आनी चाहिए होल नंबर के अंदर। बे हटना यार, इस पूरे की वैल्यू जो तुम्हारे पास आनी चाहिए वो फ्रैक्शन के अंदर आनी चाहिए। सही है। तो अगर मैं वेवलेंथ रखूं 2, सही है, तो वेवलेंथ को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ 2, सही है, और यहाँ से वेवलेंथ हटा दूँ, सही है, तो वेवलेंथ अगर मैं 2 से रखूँ तो मेरे पास जो ब्रैकेट आ रहा होगा n+1/2, वो मेरे पास आ रहा होगा 5। सही है। तो ये 5 नहीं होना चाहिए आंसर में। सही है। अगर मैं इसको 3 रखूँ, सही है, सो अगर मैं वेवलेंथ को 3 रखूँ तो 10/3 इज इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा। सही है। इस केस के अंदर क्या होगा भाई, इस केस के अंदर तुम्हारे पास जो होगा वो 10/3 करोगे तो 3.33 आएगा। तो उससे कंप्लीटली जीरो की ऑसिलेशन तुम्हें नहीं मिलेगी। सही है। तो इस ये पार्शली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर तो करेगा, ये पार्शली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर तो करेगा, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव ये नहीं शो करेगा। सही है, पार्शियल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। सही है। फिर अगर तुम 4 रखोगे, जब तुम 4 रखोगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, 10/4 इज इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा। सही है, 1/2 लैम्डा यहाँ पे आ चुका है, तो ये हो जाएगा 2.5। सही है। अभी जो 2.5 है ये तुम्हें क्या बता रहा है कि n यानी जो नंबर ऑफ वेव है वो एग्जैक्टली 2.5 है। यानी ये जो 2.5 तुम्हें बता रहा है, ये तुम्हें बता रहा है कि एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और एग्जैक्टली जो है वो तुम्हारे पास सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। सही है। तो इस वजह से तुम्हारे पास ये ऑप्शन पॉसिबल है। सही। और अगर तुम 6 रखोगे तो 10/6 जब 6 करोगे इज इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा। तो उस सूरत में क्या होगा कि तुम्हारे पास हो जाएगा 2 3 और 2 5 तो 5/3 बनेगा। सही है। और 5/3 भी एग्जैक्टली और जो है वो तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं जनरेट करेगा। क्यों भाई? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिर्फ तब जनरेट होगी जब 2.5 आए, जब 3.5 आए, जब 1.5 आए, या जब जो है 5.5 है, इस तरह से। और अगर जैसे 10/3 है, 3.333 आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी बट कंप्लीटली नहीं होगी। ओके। जबकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि तो जीरो ऑसिलेशन है। कंप्लीटली 0.5 आना चाहिए। हाँ, कंप्लीटली कंप्लीटली के लिए डिस्ट्रक्टिव पॉइंट इंटरफेरेंस फाइव का आना मतलब है कि 0.5 वेव आगे पीछे होनी चाहिए। यानी 2 वेव तो है, उसके आगे 0.5 वेव होनी चाहिए। तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करता है। ओके। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि भाई क्वेश्चन में हमें कैसे पता चल रहा है कि कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बोला हुआ है? तो क्वेश्चन में हमें इस जीरो से पता चल रहा है कि भाई हमारे पास ये जो इन्होंने कहा हुआ है ना, एट पॉइंट जेड द ऑसिलेशन इज जीरो। सही है। तो ये जो जीरो की ऑसिलेशन है इससे हमें पता चल रहा है कि कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए। सही हो गया? क्लियर है? समझता है? चलो आगे आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। चाहिए। अच्छा जी। एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन इज जीरो, मतलब वो है ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हाँ जी, फॉर्मूला वो वही लगेगा डिस्ट्रक्टिव, हाँ मतलब। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, आ जाओ, एक गंदा सा क्वेश्चन आ गया। तुमसे कह रहा है कि द इंटेंसिटी आई ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एक्स एक्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। ओके, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। सही है। एयर मॉलिक्यूल एट पॉइंट पी a distance r from the source associated with the amplitude of this much, and at point q and point q is situated a distance of 2r from s. What is the amplitude? Okay, fine. अच्छा, तुम्हें ये पता है, ये अब इंटरफेरेंस का क्वेश्चन हो गया। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पास जो है एम्पलीट्यूड इज डायरेक्ट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट? इस तुम्हें ये बात पता है? सही है। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भाई अच्छा जी, और यहाँ पे इन्होंने इंटेंसिटी की जगह पे 1/x रखा हुआ है। सही है। तो इंटेंसिटी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, यानी 1/x, इंटेंसिटी की जगह मैं रख दूं 1/x² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²। सही है। तो कोई मसला तो नहीं है, कोई हरज तो नहीं है। और फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, नहीं। यानी
1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है। ये एक एक्सप्रेशन बन गई फॉर पी के लिए। और फॉर क्यू के लिए भी मैं ऐसे ही एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर फॉर पी एंड एक्स स्क्वायर फॉर पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर फॉर क्यू एंड एक्स स्क्वायर फॉर क्यू। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? मैंने इसको जस्ट वन इक्वेट कर दिया। वन वन से इक्वेट कर दिया दोनों को। दोनों को वन से इक्वेट कर दिया। सही, तो वन खत्म हो गया तो बस ये आपके पास बन गया। वन कैसे खत्म हुआ, समझ नहीं आया। भाई यही इक्वेशन मेरे पास पी के लिए होगी, यही इक्वेशन मेरे पास क्यू के लिए भी हो जाएगी। ये इक्वेशन वन की मेरे पास। जगह स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी लिख रहे हैं। भाई इसको, एक सेकेंड, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाओ, इक्वालिटी लगाओ। सही है, ये लगा दिया आपने इक्वालिटी। सही है। इस अच्छा, अब ये एक ही इक्वेशन मैंने पी के लिए भी लिखी है और एक ही इक्वेशन क्यू के लिए भी लिखी है, क्योंकि दोनों के अंदर एम्पलीट्यूड है और दोनों के अंदर जो है वो इंटेंसिटी इसके स्क्वायर से रिलेटेड है। सही है। तो ये इक्वेशन हो गई, अगर आप कह लो इसको पी के लिए, ये पी के लिए आ जाएगी, और इसको आप कह लो क्यू के लिए। सही है। अब दोनों इक्वल्स टू वन है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के साथ इक्वेट हो सकती हैं। राइट, सिंपल मैथ्स है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इक्वेट कर दिया है। सही है। अब जब मैंने इक्वेट कर दिया तो इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। सही है। तो अब पी पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो तुम्हारे पास आ रहा है एयर मॉलिक्यूल, ओके, अ डिस्टेंस आर। सही हो गया। तो ये आ रहा है 8 का। सही है, 8 स्क्वायर। और कितना डिस्टेंस है, आर का डिस्टेंस है। सही, आर स्क्वायर का डिस्टेंस है। सही है। उसने कहा कि व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन एट क्यू, सो एम्पलीट्यूड एट क्यू हमने निकालना है। और आर जो है वो 2 आर हो जाएगा। सही है। सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 64 आर स्क्वायर ए स्क्वायर 4 आर स्क्वायर। सही है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 16 जा, एंड 4 16 जा 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही, और रूट कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4। सही हो गया, समझ में आया? अच्छा जनाब, चलो भाई आगे आ जाओ। अच्छा जी, इसको अभी फिलहाल छोड़ दो क्योंकि ये फ्रिंजेस है, अभी हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा जी, ये पढ़ लो भाई। तुमसे कह रहा है टू वेव्स, टू वेव सोर्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज। सही हो गया। टू वेव सोर्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज, पहली बात, ऑसिलेटिंग इन फेज। सही है। ईच सोर्स प्रोड्यूस अ वेव ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा। तो दोनों जो है वो सेम वेवलेंथ जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कोहेरेंस, कोहेरेंट है। राइट। द टू वेव फ्रॉम the two waves from the sources meet at point x, okay, with a phase difference of 90 degree। सही हो गया। अच्छा, what is the possible phase difference in the distance from the two wave source to point x? सही है। तो अब आपके ख्याल में जो है वो क्या होना चाहिए? अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है तो इन टर्म ऑफ लैम्डा वो क्या फेज डिफरेंस बनना चाहिए? आप फॉर्मूला लगा लो फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस का हमने फॉर्मूला लगाया होता है लैम्डा ओवर, या लैम्डा डैश ओवर लैम्डा इंटू 360। सही है। सो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है, जो एक्चुअल फेज डिफरेंस आ रहा है वो 90 आ रहा है। सही है, डिवाइडेड बाय 360। सही है, इनटू लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश। ये हमने ये हमें लैम्डा डैश निकालना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पॉसिबल डिस्टेंस, पॉसिबल डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव। सही है, तो डिफरेंस इन डिस्टेंस वो यहाँ से आता है, यानी जिसको हम फ्रैक्शन ऑफ द वेव या पोर्शन ऑफ द वेव कहते हैं। सही है। तो ये 1 जा, ये 4 जा, 1/4। सही हो गया, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जनाब, तुमसे कह रहे हैं कि द डायग्राम shows the two source of the wave S1 and S2, the source oscillate with a phase difference of 180 degree, okay, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। राइट, इसका मतलब है कि आउट ऑफ द फेज जनरेशन हो रही है, वेव जनरेशन। सही है।
अब देखो जब आउट ऑफ द फेज जनरेशन होती है, प्लीज कीप इन माइंड कि जब आउट ऑफ द फेज वेव जनरेशन होती है तो एन लैम्डा एक फॉर्मूला हमने याद किया था, दूसरा फॉर्मूला पार्ट डिफरेंस के लिए एन प्लस 1/2 लैम्डा याद किया था। ओके, अब ये फॉर्मूला स्वाइप हो जाते हैं, सही है। अगर तो आउट ऑफ द सर फेज वेव जनरेशन है, बोलो। ये आउट ऑफ द फेस पता कैसे चला? अभी लिखा हुआ है ना, द सोर्स ऑसिलेट विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, यानी आउट ऑफ द फेज। आउट ऑफ द फेज का मतलब एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज का मतलब है एक की वेव आधी जनरेट हुई है, दूसरी यानी एक जो है ना एक सेकेंड, यानी यानी जो है एक जो है वो यूं ऑसिलेट हो रहा है, एक जो है वो यूं ऑसिलेट हो रहा है, और एक जो है वो यूं ऑसिलेट हो रहा है, ये होता है आउट ऑफ द फेज का मतलब। और आउट ऑफ द फेज समटाइम क्वेश्चन के अंदर इन वर्ड्स मेंशन होगा, समटाइम विद अ एंगल मेंशन होता है, सही है, इससे पता चल जाता है, सही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब हमने 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज वेव कर दी है, तो अब इस सूरत के अंदर ये जो होगा ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए काम आ जाएगा फॉर्मूला, और ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सही हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सही है। अब यहाँ से इसको क्वेश्चन को देख लो। द सोर्स ईच जनरेट अ वेव of the wavelength 2 centimeter. Each source produce a wave that has the amplitude x naught when it reach point P. सही है, point P. Okay, fine. What is the what is the amplitude at point P? सही हो गया। ऑसिलेशन जीरो है तो कंस्ट्रक्टिव होगा। नहीं नहीं, कहाँ से? each source produce a wave that has an amplitude x naught when it reach point P. Okay. तो what is the amplitude of the oscillation at point P? यानी resultant oscillation की amplitude क्या होगा, तो उसमें फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस निकालोगे तो पता चलेगा, सही है। तो पाथ डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 13 - 5, कितना बनेगा? 7 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, सही है। अच्छा, 7 डिवाइडेड बाई 2 करो, 7 डिवाइड बाई 2 करो, कितना बना? 3.5, सही हो गया। अच्छा जी, 7 × 2 नहीं होगा? डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना। सर सर 13 - 5 8 होगा। ओके ओके फाइन, सही है, सही है। सो 13 - 5 आप कह रहे हो 8 कर रहे हैं, सही है। ये आ गया आपके पास 8 हो गया, ये 8 हो गया, सही है। 13 - 5 ये 8 हो गया, सही है। और ये आपके पास आ गया 4, सही है। मैंने डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला क्या था कि आप जो हो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो नंबर है ना, या तो एन आप ले लोगे या n+1/2 लैम्डा है, वो अभी हमें नहीं पता कि क्या है, सही है। लैम्डा यहाँ पे ऐसे ही है, सही है, तो मैंने लैम्डा को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ओके, कोई मसला। और जब मैंने लैम्डा को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4, ओके। लेकिन सर लैम्डा हमें पता कैसे चला? अबे अच्छा यहाँ क्वेश्चन के लिखा अंदर हुआ गिवन सॉरी। है ना, सही है। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास वेव आउट ऑफ द फेज वेव आउट ऑफ द फेज जनरेट हो रही है, आउट ऑफ द फेज का मतलब है कि एक सोर्स से आधी वेव जनरेट हो चुकी होगी और दूसरे सोर्स से तब वेव जनरेट होगी, ओके। एक सोर्स से वेव जनरेट हो चुकी होगी और दूसरे सोर्स से तब वेव जनरेट होगी, सही है। तो अब उस सूरत इन के फेज अंदर में मतलब साथ साथ होती है? इन फेज में दोनों एक साथ साथ जनरेट हो रही है, आउट ऑफ द फेज का मतलब है आगे पीछे जनरेट हो रही है, सही है। अब हमने सर जो अगर नॉर्मल फेज डिफरेंस 90 होता है, एक सवाल है, फेज डिफरेंस 90 होता तो भी आउट ऑफ द फेज होता? फेज डिफरेंस ऑल्दो होगा नहीं, लेकिन अगर होगा तो उसमें फेज, अगर फेज डिफरेंस 90 होगा तो वो एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज नहीं होंगी, सही है, वो पार्शली आउट ऑफ द फेज होंगी, सही है। एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज का मतलब है कि यहाँ पे एक वेव का एग्जैक्टली crest आ रहा होगा और एक वेव का एग्जैक्टली ट्रफ आ रहा होगा, ये आउट ऑफ द फेज होता है, सही है, कंप्लीट आउट ऑफ द फेज, सही है। और पार्शियल आउट ऑफ द फेज का मतलब है कि एक वेव का तो crest आ रहा है और दूसरा वेव इस तरह से आ रही है, सही है। ये पार्शियल आउट ऑफ द फेज होता है, सही हो गया, समझ में आ रहा है? आउट ऑफ द फेज की एक वो भी थी ना प्रॉपर्टी के, अलग अलग डायरेक्शन होते हैं। देखो आउट ऑफ द फेज का मतलब होता है दो एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में, बस दो एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड वेव ऑपोजिट नहीं, एम्पलीट्यूड ऑपोजिट हो, सही है, नेगेटिव साइड के साथ हो, एक पॉजिटिव वो एक नेगेटिव, वो ये कॉन्सेप्ट है, सही है। अब देखो, हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास इन फेज वेव जनरेशन है, सही है, तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आउट ऑफ द फेज वेव जनरेशन है, तो ये जो फॉर्मूला है अभी आउट ऑफ द फेज के लिए काम करेगा। और एन हमारे पास हमने कहा था कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आ जाएगा,
तो अगर इन फेज जनरेशन होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे आउट ऑफ द फेज जनरेशन है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे चूंकि आउट ऑफ द फेज जनरेशन है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी, और यहाँ पे चूंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे पी आपको कोई चीज नहीं दिखेगी, बल्कि जीरो एम्पलीट्यूड आपको दिख जाएगा। ओके। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो डबल एम्पलीट्यूड दिखता, 2x का। सही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जीरो एम्पलीट्यूड दिखेगा। सही है। और अगर जो है वो पार्शियल पार्शियल इंटरफेरेंस है, यानी ना तो कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव है ना तो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव है, तो इन दोनों में से कोई दिखता, राइट। लेकिन ये दोनों ऐसे आंसर हमारे सिलेबस में नहीं आएंगे। सही है, क्योंकि हम उस चीज को कभी भी सॉल्व नहीं करते। हमारे जो दो फॉर्मूलाज हैं वो दोनों या तो कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव के हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव के हैं। सही है। तो इस केस के अंदर ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है ये हमें जो है वो इस चीज के बारे में बता रहे हैं। सही हो गया। अच्छा जनाब। चलो जी आगे आ जाओ। सही है, सारे फॉर्मूला तीनों पुट किए तो वो सही नहीं आ रहे थे। वो मैच नहीं कर, मैं यानी मैच नहीं कर रहा, मैं मैच कर रहा था इस वजह से आ रहा है। सही हो गया। अच्छा जी अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये हमने करना है, अब ये भी हमें जो है फॉर्मूला से मैच नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी तरफ से इसको लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। आ जाओ करते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा तुमसे कह रहा है कि टू सोर्स ऑफ द माइक्रोवेव पी एंड क्यू प्रोड्यूसेस अ कोहेरेंट वेव। सही है, पहली बात उसने कह दी कोहेरेंट वेव है। सही है। अच्छा वेव विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। सही है। कौन सा है, क्या इन फेज जनरेशन है आउट ऑफ द फेज जनरेशन है? आउट ऑफ। आउट ऑफ द फेज हो गया, परफेक्ट हो गया। यानी एक यूं जनरेट होगी और एक यूं जनरेट होगी। सही है, पहले ये बात आपने पता चल गई। अच्छा याद रखो जब आउट ऑफ द फेज जनरेशन होती है तो ये जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है एन लैम्डा, ये आउट ऑफ द फेज को फिर रेफर करेगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रेफर करेगा। ओके। सही हो गया। अगर इन फेज जनरेशन होती है तो यही फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव को शो करता है, लेकिन आउट ऑफ द फेज में ये फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव को शो करेगा। ओके। क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? खैर, अब आ जाओ जरा इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इसके अंदर तुम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हो। सही है। At point S, there is a minimum there is a minimum in the interference pattern produced by the wave from the two sources. Okay, the distance is called the path difference. Okay, in the expression shown, which expression represent the path difference? अच्छा, point S पे तुम्हें क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? यस, पॉइंट एस पे कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है, और कैसे पता चल रहा है? डिस्ट्रक्टिव है ना, क्योंकि तो फिर उसने मिनिमा कहा हुआ है, इससे पता चल रहा है। सही है। मिनिमम कैसे, क्या मतलब? मिनिमम का मतलब ये कि एक वेव यूं आ रही है, दूसरी वेव यूं आ रही है पॉइंट एस पे, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट बना वो मिनिमम बना, यानी एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, जीरो एम्पलीट्यूड बन गया। ओके, ये मतलब है। सही हो गया। तो अब आपके पास चूंकि पॉइंट एस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और हमें पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, तो ये उठा के इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। सही हो गया। क्या ये बात समझ में आई है? सर ये फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस का है ना ये वाला हम्म। हम्म। फॉर्मूला? जी जी जी। फेज डिफरेंस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा मान लो। फेज डिफरेंस के लिए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा समझ लो बस। सही है। सर ये आपका आंसर ए कैसे है, मतलब ये सी कैसे नहीं आया? देखो सी जो होता है ना वो तब पॉसिबल होता कि जब आपके पास जो फेज डिफरेंस इन होता, फेज होता। यानी जब वेव जनरेट इन फेज होती, तब आपके पास सी पॉसिबल होता। समझ रहे हो आप? बस ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। सही है। अगर फेज जनरेशन, अगर जो वेव जनरेशन है अगर वो उल्टी है, आउट ऑफ द फेज जनरेशन है, तो फॉर्मूला पलट जाते हैं फिर। सही है। यानी मैं अगर यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, सही है, तो यहाँ पे दो केसेस है। अच्छा जी देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। सही है। और पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 लैम्डा। सही है। अगर तो हमारे पास जनरेशन इन फेज है, अगर तो जनरेशन इन फेज है, सही है, तो आपको पता होगा कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी और ये डिस्ट्रक्टिव शो करेगी, जैसे कि यहाँ आप बोल रहे हो। सही हो गया। अगर तो आपके पास उल्टा केस है, अगर तो आपके पास आउट ऑफ द फेज है, आउट ऑफ
द फेज है। तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर जो है ना, अब उल्टा हो जाएगा, उसमें फिर जो है ना पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, और पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा। सही है। अब होगा ये कि इसके अंदर जो है ये वाला जो होगा, ये आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बताएगा, और ये आपको कंस्ट्रक्टिव का बताएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जी सर, बस स्विच हो जाते हैं। हाँ, और स्विच इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ द फेज जनरेशन है, इस वजह से स्विच हो रहे हैं। ठीक है। सही हो गया। चलो बस, फाइन। तो अब ये मैंने करवा दी है, इसकी मैंने क्वेश्चन भी भेज दिए ग्रुप पे। सही है, इसको करो, बैठ के मुकम्मल करो नेक्स्ट क्लास से पहले। कल मैंने कोशिश करनी है कि मैं एक क्लास रख लूँ, ओके। तो उसके अंदर जो है वो हमने बाकी रिमेनिंग चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल थी, बाकी चीज़ों के अंदर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है। तो वो इंशाल्लाह एक क्लास में हो जाएगी, उसके क्वेश्चन भी ज़्यादा आसान आसान से, सीधे सीधे स्ट्रेट सर फॉरवर्ड है। आपने सही जो वो सारे नोट्स लिखवाए ना, है। इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस और फेज हाँ डिफरेंस, जी, वो भेज दें ताकि डन उतार हो लो गया। और उसमें से सवाल भी सॉल्व करने में आसान हो। ओके ओके भाई, ओके, भेज देता हूँ। भेज दे अभी, सही। ओके ओके, डन है, डन है। सही है, चलो। चलिए, ओके अल्लाह गाइस, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई।